मैं संप्रदाय सहायक आचार्य राजनीति में राजनीति करने मात्र। आज हम शीत युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद संपूर्ण विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद दो गुटों में विभाजित हो गया, जिनका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत रूस के द्वारा किया गया। लेकिन दोनों ही महाशक्तियों में सैद्धांतिक वचन मतभेद बहुत अधिक उग्र हो जाते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद शीत युद्ध को विश्व राज्य का केंद्र बिंदु माना जाता है। पहली बार एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है, महाशक्ति के मध्य प्रतिद्वंद्विता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोनों ही महाशक्ति एक दूसरे को कमजोर करने के लिए अथक प्रयास करती हैं। मित्रता शत्रुता बच जाती है, सहयोग टकराव में बदल जाता है। सबसे पहले 16 अप्रैल 1947 में कोलंबो में देखे भाषण में बर्नार्ड बार्थ ने कहा कि हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए, हम शीत युद्ध के मध्य जी रहे हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रसंग में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग वाल्टर लिपमेन के द्वारा किया गया था। उन्होंने उस स्थिति को इंगित करने के लिए शब्द का प्रयोग किया था जिस प्रकार की स्थिति तनावपूर्ण स्थिति पूर्ववर्ती सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य उत्पन्न हो जाती है। अतः शीत युद्ध शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग प्रचारात्मक युद्ध के रूप में किया जाता है। दोनों ही महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध घृणित प्रचार का सहारा लिया जाता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से मंचों के माध्यम से एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। दूसरा शीत युद्ध शब्द का प्रयोग वाकयुद्ध के रूप में किया जाता है। दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध कागज के बोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो प्रसारण के भाषणों के माध्यम से एक दूसरे को विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग एक तनावपूर्ण स्थिति के रूप में किया जाता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद दोनों ही महाशक्तियों में इस प्रकार के सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण एक दूसरे को आशंका की दृष्टि से देखा जाता है, एक दूसरे प्रति अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान करने के स्थान पर उनमें निरंतर अपनी ओर से व्यवधान उत्पन्न करने के प्रयास किए जाते हैं। शीत युद्ध को एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, अर्थात दोनों ही महाशक्तियां इस प्रकार के कूटनीतिक चालें चलती हैं, एक दूसरे के कमजोर करने के लिए मित्र राज्यों की खोज करने के प्रयास किए जाते हैं और शत्रु को अलग करने के प्रयास किए जाते हैं। विभिन्न राजनीति शास्त्रियों ने शीत युद्ध को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। सबसे पहले परिभाषा लेते हैं डॉक्टर B.F. लेनिन के शब्दों में। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा गया, बल्कि मानव मस्तिष्क से नहीं लड़ा जाने वाला युद्ध था, अर्थात एक दूसरे के विचारों पर नीति स्थापित करने के प्रयास किए जाते रहे। एशियन थर्ड के अनुसार शीत युद्ध द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य उत्पन्न कटु संबंध कहा जाता है, जिसके कारण दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के प्रतिनिधि बनकर के तीसरे महायुद्ध के लिए तत्पर हो गए। इसी प्रकार से डॉक्टर लुई हाले के अनुसार शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो वर्तमान परमाणु युग में शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न था, लेकिन उससे कहीं अधिक भयानक था, जिसने सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान करने के स्थान पर उन्हें या तो उलझा दिया गया या उन्हें अनिश्चित काल तक टाल दिया गया, जिनका दीर्घकाल समय तक कोई समाधान नहीं हो पाया। चाहे कश्मीर की समस्या हो, चाहे वियतनाम की समस्या हो, चाहे कोरिया की समस्या हो, ये सभी प्रकार की समस्याएं शीत युद्ध के दौर में मोहरों के रूप में प्रयोग की जाती रही। अतः उपयुक्त परिभाषा में कहा जा सकता है कि शीत युद्ध के जो महान निर्णायक दो ही महाशक्तियां रही हैं, पूर्ववर्ती सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें विधिवत रूप से दोनों ही महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे के प्रति आशंका की दृष्टि से, एक दूसरे के प्रति संदेह की दृष्टि से व्यक्त करते हुए, लेकिन दोनों ही महाशक्तियों द्वारा अपने किसी भी युद्ध क्षेत्र में सेनाओं को तैनात नहीं किया गया। अतः शीत युद्ध के उत्पन्न के लिए उदय के लिए बहुत सारे कारण हैं। पहला सबसे बड़ा इंपोर्टेंट कारण यही है 1917 में सोवियत रूस में होने वाली बोल्शेविक क्रांति। वैसे तो शीत युद्ध का उदय 1917 की बोल्शेविक क्रांति के साथ ही हो गया था, क्योंकि जब 1917 में सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति संपन्न हो रही थी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सभी राष्ट्रों ने इस बोल्शेविक क्रांति को कुचलने का प्रयास किया, अर्थात वे नहीं चाहते थे कि सोवियत रूस में जारों के शासन का अंत हो। लेकिन इन महाशक्तियों के विरोध के बावजूद भी सोवियत रूस में जो बोल्शेविक क्रांति संपन्न हो जाती है, उसके बाद 1923 तक ब्रिटेन ने और 1933 तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में सोवियत रूस को मान्यता नहीं दी, जबकि सोवियत रूस एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में मान्यता लेना चाहता था और वो देना नहीं चाहता था। इस प्रकार की बात को लेकर के मान्यता देने के कारण और नहीं देने के कारण दोनों ही राष्ट्र के सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद बहुत अधिक हो जाते हैं और शीत युद्ध का उद्भव हो जाता है। दूसरा सबसे इंपोर्टेंट कारण था युद्ध के तृतीय मोर्चे का प्रश्न। इस बात को पूरा संसार जानता है कि जब 1941 में हिटलर ने सोवियत रूस पर आक्रमण किया था, उस समय तत्कालीन सोवियत रूस के शासनाध्यक्ष स्टालिन ने पश्चिमी यूरोप की सीमा पर समय रहते हुए ब्रिटेन और अमेरिका से पश्चिमी यूरोप के विरुद्ध द्वितीय मोर्चा खोलने का अनुरोध किया, लेकिन समय रहते हुए अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसके कारण दोनों ही सीमा पर सोवियत सेनाओं को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का मुकाबला करना पड़ा, जिससे अपार जनवर्धन की हानि हो जाती है। स्टालिन अपने साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात मानते थे।
अगला जो इम्पोर्टेंट कारण ये था, उत्तरी ईरान से सोवियत सेनाओं की वापसी का जो मामला था, उसके कारण भी दोनों महाशक्ति के मध्य सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद बहुत अधिक उग्र हो जाते हैं। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद दक्षिणी ईरान से अमेरिका के द्वारा अपनी फौज को वापस बुला लिया जाता है, लेकिन स्टालिन उत्तरी ईरान से सोवियत सेनाओं को वापस बुलाना उचित नहीं मानते थे। उन्होंने जब तक सोवियत सेनाओं को वापस नहीं बुलाया, जब तक एक 51% समझौते में 51% लाभांश वाली सोवियत रानी तेल कंपनी की स्थापना समझौता नहीं कर लिया, जब तक वहाँ से सोवियत सेना को वापस नहीं बुलाया गया। इस प्रकार से विश्व जनमत के दबाव के कारण अंत में सोवियत रूस को उत्तरी ईरान से सोवियत सेनाओं को वापस बुलाना पड़ा। इसी प्रकार की बात को लेकर के दोनों महाशक्ति के मध्य चला रहे सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद समाप्त होने के स्थान पर और अधिक उग्र हो जाते हैं और शीत युद्ध का अंत नहीं होता है। अगला शीत युद्ध का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है अणुबम का रहस्य। इस बात को पूरा संसार जानता है कि जब 6 अगस्त 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी क्षेत्र में जो बमबारी की गई थी, वैसे तो द्वितीय महायुद्ध में सभी राष्ट्र ध्रुवीय राष्ट्र को पराजित करना चाहते थे, लेकिन यही प्रकार की सफलता अमेरिका को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से अणुबम के बारे में संपूर्ण जानकारी ब्रिटेन और कनाडा के पास होती है, लेकिन सोवियत रूस के पास किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। स्टालिन इस प्रकार की बात को अपने साथ बहुत बड़ा धोखा मानते थे और इस यही कारण है उनके मध्य सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद समाप्त नहीं होते हैं और शीत युद्ध का अंत नहीं होता है। अगला जो कारण ये कहा जा सकता है कि शीत युद्ध के उदय का कारण ये था कि युद्धोत्तर विश्व राजनीति में जिस प्रकार से बार बार सोवियत रूस के द्वारा वीटो का दुरुपयोग किया गया, युद्धोत्तर विश्व राजनीति में दोनों ही महाशक्ति के द्वारा निरंतर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के संबंध में सोवियत संघ की कार्रवाई को बाधित करने के लिए जिस प्रकार से वीटो का दुरुपयोग किया गया, सबसे अधिक मात्रा में सोवियत रूस के द्वारा वीटो का दुरुपयोग किया गया था। अमेरिका ये मानता था कि सोवियत रूस इस संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु बनाना चाहता है। इस प्रकार की बात को लेकर के दोनों के मध्य सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद बहुत अधिक हो जाते हैं और शीत युद्ध का अंत नहीं होता है। शीत युद्ध के उदय के लिए याल्टा सम्मेलन की बात की जाती है कि याल्टा सम्मेलन में जिस प्रकार की जो निर्णय किए गए थे, उस प्रकार के निर्णय की सोवियत रूस के द्वारा अवहेलना की जाती है, तो अमेरिका को इस प्रकार की बात की शिकायत थी सोवियत रूस के प्रति कि याल्टा सम्मेलन में दिए गए निर्णयों की अवहेलना कर रहा है अमेरिका। तो यही कारण है कि दोनों के मध्य चला रहे सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद समाप्त नहीं होते हैं। और उसके बाद और अगला कारण बताया जा सकता है, सोवियत रूस को लैंड लीज अधिनियम के द्वारा जो सहायता प्राप्त हो रही थी, उस प्रकार की सहायता से सोवियत रूस अमेरिका से संतुष्ट नहीं था। कुछ समय के बाद इस युद्धोत्तर विश्व राजनीति में, इस सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद की राजनीति में अमेरिका के द्वारा सोवियत रूस को दी जाने वाली लैंड लीज अधिनियम के माध्यम से उस सहायता को बंद कर दिया जाता है। अतः दोनों के मध्य सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद समाप्त नहीं होते हैं और अधिक उग्र हो जाते हैं। अतः यही कहा जा सकता है कि सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद को बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, जो कार्रवाई होती हैं, उनके कारण शीत युद्ध का अंत नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के जिस प्रकार के प्रभाव है, इनके बारे में कल चर्चा करेंगे।